मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने फेडरलिज्म जो हमारा चैप्टर चल रहा था जिसमें हमने फेडरल कंट्री जो फेडरलिज्म जो होता है कि कौन से उसके फीचर्स होते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि हमारा देश है वो एक फेडरल कंट्री कैसे हम उसको बोल सकते हैं कि जो हमारा जो इंडिया है वो एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रन कर रहा है या फिर एक फेडरल कंट्री है। ओके, we have earlier seen how countries like Belgium and Sri Lanka face so many problem of managing diversity. ओके, जैसे हमने जो एग्जांपल लिए थे, दो केस स्टडीज़ ली थी बेल्जियम की और श्रीलंका की, तो हमने देखा कि दोनों ही देश को काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी ड्यू टू देयर डाइवर्सिटी जो वहाँ प्रेजेंट थी उसकी वजह से। With what about a vast country like India with so many languages, religions and regions? अब यही सेम प्रॉब्लम इंडिया को भी आई बिकॉज इंडिया एक तो बहुत बड़ी कंट्री है। इसके बाद यहाँ पे वेरियस लैंग्वेज स्पीकिंग बोली जाती हैं। इसके साथ साथ वेरियस रिलीजन्स, रीजन्स, ओके, कल्चर, ट्रेडिशन। सो वी हैव डाइवर्स ट्रेडिशन एंड कल्चर। सो व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन आवर कंट्री? हमारे कंट्री में क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं कि ताकि इस पावर को शेयर किया जाए। Let us begin with the Constitution. India has emerged as an independent nation after a painful and a bloody partition. Okay, अब हम सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं जो कि इमर्ज हुआ था जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। और इंडिपेंडेंस जो हमें मिली थी वो काफ़ी पेनफुल एक स्ट्रगल था उसके बाद, और काफ़ी खून खराबे होने के बाद हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। ओके, इसके साथ साथ देश का जो पार्टीशन भी हुआ था। सो काफ़ी मुश्किलों के बाद हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकम अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री। उस दौरान प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। प्रिंसली स्टेट्स जो थे ब्रिटिशर्स द्वारा स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पर ब्रिटिशर्स इनडायरेक्टली रूल करते थे। वहाँ पे कोई इंडियन नेटिव जो राजा था वही रूल करता था, पर लेकिन अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इनको हम प्रिंसली स्टेट कहते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि भारत में जुड़े थे। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब हमारे संविधान थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसने इंडिया को क्या डिक्लेयर किया? एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि जो डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स है उसको यूनाइट करके हमारा देश बना है। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, ऑल्दो पूरे फॉर्म इस पूरे प्रोसीजर में कहीं पर भी ये वर्ड यूज़ नहीं किया गया था। इट इज़ अ फेडरेशन। द इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। जो हमारा इंडियन यूनियन जो है वो बेस्ड है किसके प्रिंसिपल पे? फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे। लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन्ड अबव। अब जो हमने पिछली क्लास में जो 7 फीचर्स पढ़े थे फेडरलिज्म के, उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए वी कैन सी ऑल द फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हम उस फीचर्स को स्टडी करेंगे तो सारे प्रोविजंस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनको अपनाया गया है फेडरलिज्म के। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड ए 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जब इनिशियली जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को के प्रोविजंस को इंक्लूड किया गया था तब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 2-tier ऑफ गवर्नमेंट या फिर 2 levels ऑफ गवर्नमेंट डिसाइड हुए थे। फर्स्ट वन इज़ द यूनियन गवर्नमेंट जिसको कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, जो कि पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है। एंड देन द स्टेट गवर्नमेंट जो डिफरेंट स्टेट्स डिवाइड किए गए थे उनकी। लेटर ऑन ए 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट वाज सेटेड। बाद में एक तीसरे टायर ऑफ गवर्नमेंट को ऐड किया गया जिनको कि पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ के नाम से जाना जाता है। पंचायत जो है वो रूरल एरियाज यानी गाँव में पंचायत होती हैं, और अर्बन एरियाज यानी सिटीज़ में म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं। As in federation, these different tiers enjoy separate jurisdictions. अब इन सभी डिफरेंट जो टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, इनकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही ये दायरे सीमित कर रखे हैं। अभी हम लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे तीन लिस्ट में डिवाइड कर रखा है और वहाँ पे जुरिडिक्शंस भी दे रखे हैं। मीन्स जैसे लाइक यूनियन लिस्ट है, तो यूनियन लिस्ट में कि जो यूनियन गवर्नमेंट है या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किन किन मुद्दों पर
या फिर किन किन एरियाज तक वो पूरे देश के लिए डिसीजन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आती है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो नेशन से रिलेटेड जितने भी डिसीजन लेने होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, जैसे कि डिफेंस से रिलेटेड हो गया, फॉरेन अफेयर्स है ना, बैंकिंग रिलेटेड, कम्युनिकेशन रिलेटेड, करेंसी रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, ये सारे डिसीजन कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, they are included in the list because we need a uniform policy on this matter throughout the country। अब इनको इन सारे टॉपिक्स को, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग से रिलेटेड, कम्युनिकेशन, करेंसी, तो पूरे देश को चलाने के लिए हमें एक यूनिफॉर्म पॉलिसी यानी एक जैसी पॉलिसी ही रिक्वायर्ड है। इसीलिए ये सारे जो ब्रांच जो जो ये टॉपिक्स हमने भी पढ़े, दैट लाइक डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, तो इस पर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी ही रिक्वायर्ड रहेगी। इसीलिए इनसे रिलेटेड जितने भी डिसीजन होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगी। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दिस सब्जेक्ट्स। जो यूनियन गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंट है डिसीजन लेने के लिए इन सारे लिस्ट में जो मैंने अभी आपको मेंशन की है। देन कम्स द स्टेट लिस्ट। ओके, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट किन किन टॉपिक्स पे डिसीजन ले सकती है विद इन देयर स्टेट्स। ओके, मतलब अपने स्टेट्स में। ओके, तो इसमें हो गया लाइक जो स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस फोर्स है उससे रिलेटेड डिसीजन ले सकती है। इसके बाद में जो व्यापार हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इरिगेशन से रिलेटेड कि हम फार्मर्स तक किस तरीके से हम इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगे, इस सारे डिसीजन किन के होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पे क्या हो गया स्टेट गवर्नमेंट का, जैसे लाइक 2 स्टेट्स होते हैं जहाँ पे एक कॉमन रिवर फ्लो हो रही है, तो वो जब ऑब्वियस सी बात है एक ऐसा स्टेट, ऑब्वियस सी बात है जो ऐसा स्टेट जो कि अपस्ट्रीम में होगा वही डिसाइड कर पाएगा कि मैं जो दूसरे स्टेट जहाँ पे हम ये रिवर शेयर कर रहे हैं उसमें को मैं कितना पानी प्रोवाइड करूँ। क्योंकि आजकल क्या है कि डैम्स बने हुए रहते हैं, बैरियर्स बने हुए रहते हैं, तो हम वाटर को प्रिजर्व करने के लिए करते हैं। तो मोस्ट ऑब्वियस सी बात है इरिगेशन रिलेटेड अगर है तो कोई भी स्टेट जो है वो वाटर को प्रिजर्व करके रखेगा। तो इस टॉपिक जो इस सिस्टम में तो एक स्टेट दूसरे स्टेट पर इंटरडिपेंडेंट होता है, वहाँ पे स्टेट ही डिसीजन लेगा कि हमें कितना वाटर हमें इरिगेशन के को देना है दूसरे स्टेट के लिए। तो ये जितने भी मैटर्स होते हैं ये एक स्टेट दूसरे स्टेट जो है आपस में इन सारे में जो सब्जेक्ट्स हैं इन पर ये लोग खुद इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। अभी हमने स्टेट लिस्ट के जो टॉपिक पढ़े लाइक पुलिस से रिलेटेड हो गया, इरिगेशन से हो गया, व्यापार से हो गया, एग्रीकल्चर से हो गया, तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे इंडिपेंडेंटली कोई भी कानून बना सकता है। देन कम्स अ कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट यानी ऐसे सब्जेक्ट्स या ऐसे डिसीजन जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज यूनियन गवर्नमेंट कैन ऑल्सो मेक डिसीजन, बट यहाँ पर अगर कोई डिसीजन क्लैश हो रहा है बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन को या सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को। ओके, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। Concurrent lists include subjects of common interest to both union government as well as the state government, such as education हो गया, एजुकेशन के लिए भी दोनों स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिसीजन ले सकते हैं। फॉरेस्ट से रिलेटेड हो गया, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन। ओके, बोथ द यूनियन एज वेल स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द गिवन सब्जेक्ट मेंशन इन द अबव लिस्ट इन देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, यानी कि इनके अगर नियम या लॉज या रूल्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं तो जो यूनियन गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया वो उसको प्राथमिकता मिलेगी या उसको ही हम उसी को माना जाता है। ठीक है, देन व्हाट अबाउट सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट। अब ये तो उस दौरान था कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, जब हमारा कॉन्करेंट अब क्या होता है कि कई बार इंडिया को इंडिपेंडेंस के दौरान ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसी दौरान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, बट लेकिन क्या हुआ
कि उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें आगे डेवलप हुई, जैसे लाइक जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब हमारे पास कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या उससे रिलेटेड कोई लॉज बने हुए नहीं थे, पर लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए टेक्नोलॉजी में एवोल्यूशन आया तो इनके लिए भी कुछ अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस बने। तो ऐसे जो टॉपिक्स थे या ऐसी जो लिस्ट थी इनके बारे में क्या, ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में क्या, ओके। तो लाइक जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर था वो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब था नहीं, तो उस दौरान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गाइडलाइन थी कि ऐसे सब्जेक्ट जो कि अभी हम लोग इंक्लूड नहीं कर पाए हैं उसका जितना भी डिसीजन लेना होगा वो किसके ऊपर मतलब कौन सी गवर्नमेंट लेगी, यूनियन गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट, तो वहाँ पे डिसाइड हुआ था दैट इससे रिलेटेड जितने भी डिसीजन होंगे या लॉज बनाए जाएंगे वो यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, उसका पावर रहेगा कि ये जितने भी नए सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते जाएंगे ये स्टेट को ट्रांसफ़र किए जाएंगे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अपने पास रखेगी इनसे रिलेटेड लॉ या रूल्स बनाने के लिए। वी नोटेड अबाउट the most federation that are formed by holding together do not give equal power to the constituent यूनिट्स, ओके। ऐसे बहुत सारे फेडरेशन के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जहाँ पर ये देखा गया है कि जो पावर्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स या टू देयर प्रोविंसेस और स्टेट्स। इसी वजह से ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स, ओके। ये जो बच्चों जो अभी जो मैं नेक्स्ट जो आपको पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, सिंस जो एडिशन है बहुत थोड़ा पुराना है, इसके बाद बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, बट फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ जस्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पे मिलने के पाया जाएगा। जैसे लाइक हमारा इंडिया का ही एग्जाम्पल है, आर्टिकल 370 के हटने से पहले क्या होता था कि जम्मू एंड कश्मीर का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन था और वहाँ पे कोई भी स्कीम या पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने से पहले वहाँ की पहले स्टेट गवर्नमेंट से पूछना पड़ता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूँ तो हम ऑल द स्टेट्स के पास इक्वल पावर्स हैं, ओके, पर लेकिन जम्मू एंड कश्मीर जो था वो इक्वली फेडरलिज्म के हिसाब से इक्वली उसको ट्रीट नहीं किया जा रहा था। वहाँ पर कोई भी चेंज लाना हो तो इंडियन गवर्नमेंट को पहले वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी या फिर उनसे पहले बात करनी पड़ती थी, जब जाके ही वो प्रोविजंस या फिर कोई चीज़ वहाँ पे इंक्लूड की जाती थी। 370 के पहले कोई भी रेसिडेंट जो इंडियन रेसिडेंट है और अगर वो JNK में रेसिडेंट नहीं है तो वहाँ पे वो अपना खुद का घर या वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता था। तो ऐसे कुछ स्पेशल प्रोविजंस थे कि केवल कोई ऐसे स्टेट्स थे जो कि जिनमें ऐसा था, जैसे लाइक यूनियन टेरिटरीज होती हैं वहाँ पर स्पेशल प्रोविजंस होते हैं। तो ये JNK का तो खैर अब 370 हटने के बाद अब इट इज़ इंक्लूडेड इन आवर इंडियन यूनियन और जो कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू आउट द कंट्री चलता है वही सेम कॉन्स्टिट्यूशन अब JNK में भी चल रहा है। बट लेकिन देयर आर सम अदर इंडियन यूनिट्स एज वेल, जहाँ पर भी इंडियन यूनियन ऐसे भी हैं जहाँ पर दे हैव सम एक्स्ट्रा पावर्स। लाइक हम दिल्ली NCR को ले लेते हैं, ओके। दिल्ली NCR जो था वो एक सेपरेट यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ओके। चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गए, दे आर सेपरेट यूनियन टेरिटरीज, ओके। दिल्ली एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट उस समय ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस हो गया था, बट लेकिन एज एन स्टेट वो इमर्ज नहीं हो पाए एंड एज अ रिजल्ट दे आर सेपरेट यूनियन टेरिटरीज। लक्षद्वीप एक आइलैंड एरिया है इन द अरेबियन सी, तो उनको हम किसी स्टेट में इंक्लूड नहीं कर सकते, तो दे आर हैविंग द सेपरेट यूनियन टेरिटरीज। तो इनके पास दे हैव सम special powers, okay. The areas like Chandigarh, Lakshadweep or capital Delhi are called union territories. These states do not have powers of a state. इन territories के power of as a state के पास जैसे power ऐसे वो power नहीं होते हैं, तो central government के पास इनको rule करने की special powers available है। This sharing of power between the union government and the state government is the basis to the structure of the constitution. It is not easy to make changes to this power sharing arrangement. अब जो हमारे यूनियन जो गवर्नमेंट के थ्रू या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो पावर शेयरिंग जो या फिर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ऑप्ट किया गया है, तो इस स्ट्रक्चर इस कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो स्ट्रक्चर जो फॉर्म किया गया है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का हमारे संविधान से, इसको चेंज करना ईजी नहीं है। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। पार्लियामेंट अकेले खुद ये सारे चेंजेस नहीं कर सकता। कोई भी चेंजेस लाना हो तो इन सब चेंजेस को
दोनों हाउसेस, द लोअर हाउस एंड द अपर हाउस, और द लोकसभा और द राज्यसभा में जो वहाँ के जो मेंबर्स रहते हैं, मेंबर ऑफ द हाउस, ओके, उनसे मेजॉरिटी, मतलब कि कोई भी लॉ में मेजॉरिटी लेनी पड़ती है ना, सहमति लेनी पड़ती है, कंसेंट लेना पड़ता है, और वो कम से कम 66% होना चाहिए, तभी उस लॉ को पास किया जाता है या उस बिल को पास किया जाता है। और फिर केवल एक ही हाउस में नहीं, फिर उसके बाद में वे स्टेट लेजिस्लेचर में भी पहुंचाया जाता है, वहाँ पे 50% सहमति होनी पड़ती है, उसके बाद ही वो लॉ या बिल आगे फॉरवर्ड किया जाता है। इसके बाद भी जुडिशरी भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज हो रहा है, और कुछ ऐसा लगता है कि अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है या डिवीजन ऑफ पावर्स में कोई डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, तो द हाई कोर्ट्स और द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले सकती हैं इन जो भी इनके जो अफेयर्स होते हैं बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, जो भी इनके साथ विवाद होते हैं, तो उनको रिजॉल्व करती है। तो इसमें पावर जो रहती है जुडिशरी के हाथ में रहती है। दे कैन इंटरफेयर इन द डिसीजंस ऑफ द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट as well. The union and the state governments have power to raise resources by levying tax in order to carry on government and responsibility assigned to each other. अब दोनों ही यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास एक पावर रहती है कि वो टैक्सेशन, जो टैक्स होता है, जो टैक्स कलेक्ट कर रहे होते हैं या चीज़ों पर टैक्स हैं, उन पर वो बढ़ोतरी कर सकते हैं टू रन देयर गवर्नमेंट और टू रन देयर द फाइनेंशियल एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।